वालेकुम बेटा। अब हम कवर करते हैं सेकंड पार्ट, मटेरियल्स एंड मेथड्स इन अ रिव्यू पेपर। ये भी इंट्रोडक्शन के बाद ही आता है। रिव्यू पेपर के अंदर कोई सिस्टमैटिक रिव्यू या स्कोपिंग रिव्यू आप लिख रहे हैं तो मटेरियल्स एंड मेथड का सेक्शन है किस तरह कवर करेंगे और किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है मटेरियल्स एंड मेथड्स के सेक्शन को कवर करने के लिए। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अब। मटेरियल्स एंड मेथड्स इन अ रिव्यू पेपर। पर्पस क्या है? मेक द रिव्यू पेपर ट्रांसपेरेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल। जो भी रिव्यू आप कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट और रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये कि कोई भी आपके रिव्यू पेपर को देखते हुए इसको एनालाइज करके जो आपने रिजल्ट्स निकाले हैं वो एज इट इज़ वो रिजल्ट्स जो है वो निकाल सके, उनको जो है वो प्रोड्यूस कर सके। एक्सप्लेन हाउ यू सर्च सेलेक्टेड एंड एनालाइज द लिटरेचर। जो लिटरेचर आपने सेलेक्ट किया है, सर्चिंग किन कीवर्ड्स के साथ की है, कौन सा इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आगे जाके हम डिस्कस करेंगे यूज़ किया आपने, और एनालाइजेशन टूल्स, कोई एआई ऑटोमेटेड टूल यूज़ किए या आपने मैनुअल एनालिसिस किया है और उसकी बेस पे स्टडीज़ को कंपेयर किया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इंक्रीज क्रेडिबिलिटी बाय फॉलोइंग सिस्टमेटिक गाइडलाइंस। ठीक है जी, मतलब अगर आप कोई सिस्टमेटिक गाइडलाइंस फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जो रिव्यू है एक सिस्टमेटिक रिव्यू बन जाता है। अगर आप लेट से प्रिज्मा की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, प्रिज्मा की लेटेस्ट गाइडलाइन 2020 की गाइडलाइंस हैं और इसी तरह किचन हैम की गाइडलाइंस हैं, तो इनमें से किसी एक की गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हैं या दोनों को मिक्स करके भी यूज़ करते हैं तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं जी इसके की कंपोनेंट्स ऑफ अ मेथड सेक्शन इन अ रिव्यू। आपने मेथड सेक्शन कह लें या मटेरियल्स एंड मेथड्स का जो सेक्शन है उसके की कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला की कंपोनेंट है रिव्यू टाइप, दूसरा है सर्च स्ट्रेटजी। ये एज इट इज़ अगर आप हेडिंग्स को फॉलो करेंगे तो ये एक सिस्टमेटिक रिव्यू बन जाएगा। आप कह सकते हैं कि आपने किसी प्रिज्मा या किचन हैम की गाइडलाइंस को फॉलो किया। अगर आप हेडिंग सब हेडिंग्स अपनी मर्जी से दे रहे हैं तो फिर वो एक सिस्टमेटिक कैटेगरी में नहीं आएगा। इसी तरह स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिटी असेसमेंट, ऑप्शनल बट टॉप टाइप जनरल एक्सपेक्ट दिस। ठीक है जी, डेटा एक्सट्रैक्शन, सिंथेसिस मेथड्स। ठीक है जी, एंड दीज आर दी 6 to 7 हेडिंग्स जो कि मटेरियल्स एंड मेथड्स का जो सेक्शन है उसके अंदर होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर होता क्या है। रिव्यू टाइप के अंदर आपने बताना होता है कि हमारा जो रिव्यू है वो किस कैटेगरी का है। वो एक सिस्टमेटिक रिव्यू है या वो एक जर्नल स्कोपिंग रिव्यू है। स्कोपिंग रिव्यू का मतलब होता है कि आपने एक ब्रॉडर डोमेन के जो अपनी डोमेन एक ही है बट उसके ब्रॉडर कैटेगरीज को सिलेक्ट किया है और उनसे आप कुछ गैप्स या लिमिटेशंस फाइंड आउट कर रहे हैं, उनको कंपेयर कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में या उनको ग्राफिकल वे से, आर्किटेक्चरल बेस में आप कोई उसमें सिंथेसिस या एनालिसिस नहीं कर रहे। इसी तरह नैरेटिव रिव्यू भी जो होता है उसमें भी आप क्वालिटी असेसमेंट कर रहे होते हैं, क्वांटिटेटिव जो है वो एनालिसिस नहीं करते, वो आमतौर पे आप मेटा एनालिसिस में कर रहे होते हैं। तो जब आपका सिस्टमेटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस के नाम से टाइटल होता है तो उसमें आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं एग्जिस्टिंग स्टडीज़ का। तो फॉर AI/ML सिस्टमेटिक एंड स्ट्रक्चर्ड स्कोपिंग रिव्यूज आर बिकमिंग स्टैंडर्ड। AI और ML के लिए वो कहता है कि स्ट्रक्चर्ड और सिस्टमेटिक रिव्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस जो है वो इजीली अगर एक सिस्टमेटिक या स्ट्रक्चर्ड स्कोपिंग रिव्यू है उसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। अच्छा, आपने बताना होता है कि रिव्यू टाइप कौन सी है। बात यहाँ पे ये है कि आपने रिव्यू टाइप बतानी है कि ये जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो हम किस तरह की स्टडीज़ के ऊपर, किस डोमेन के ऊपर, और उसकी टाइप कौन सी है। इन टाइप्स में से कोई एक टाइप हो सकती है आपके रिव्यू टाइप की, आपके रिव्यू की। सिस्टमेटिक रिव्यू हो सकता है, स्कोपिंग या नैरेटिव हो सकता है। आपने सर्च स्ट्रेटजी कौन सी यूज़ की टू एक्सट्रैक्ट द रिलेटेड लिटरेचर टू योर डोमेन। आपकी डोमेन से रिलेटेड जो लिटरेचर था उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस तरह की सर्च स्ट्रेटजी आपने यूज़ की। डेटाबेस सर्च, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ IEEE एक्सप्लोर, ACMDL, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, पबमेड, सेमेंटिक स्कॉलर, गूगल स्कॉलर, जो भी आपने प्लेटफॉर्म या डेटाबेस को सर्च किया है वो आपने मेंशन करने होते हैं। और कीवर्ड्स एंड बूलियन ऑपरेटर्स यूज्ड,
ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह के कीवर्ड्स और बूलियन ऑपरेटर यूज़ होते हैं। सर्च टाइम फ्रेम भी आपने मेंशन करना होता है सर्च स्ट्रेटेजी की हेडिंग के अंडर। फिर आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताना होता है कि किस तरह के पेपर्स को हमने इंक्लूड किया है और किस तरह की स्टडीज़ जो हैं वो उनको एक्सक्लूड किया है। जैसे डिफाइन विच पेपर्स आर कंसिडर रेलिवेंट, एग्जाम्पल्स क्या है जी, ओनली पीयर रिव्यूज पेपर को रेलिवेंट कंसिडर किया गया। ये पॉइंट्स बना के सेंटेंसेस की फॉर्म में आप आमतौर पे जो है वो लिखते हैं सारे कि रिटन इन इंग्लिश AIML बेस्ड हेल्थ केयर बेस्ड पेपर जो थे और जो ML बेस्ड स्टडीज़ नहीं थी उनको एक्सक्लूड किया गया, चाहे वो हेल्थ केयर बेस्ड स्टडीज़ हैं आपकी डोमेन में। तो इसी तरह जो पीयर रिव्यू नहीं थे उनको आपने एक्सक्लूड किया। दीज आर दी एग्जाम्पल्स। हम अभी एक एग्जैक्ट सेक्शन भी देखते हैं इसी तरह से, इसी से रिलेटेड जो है। तो स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस में आप बताते हैं कि हाउ द स्टडीज़ वर फिल्टर्ड। आपने फुल टाइटल फुल टेक्स्ट स्क्रीन किया, अब्स्ट्रैक्ट से स्क्रीन किया, आपने कोई ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ किया जैसे कि एलिसिट हो सकता है, एंड नोट है, रयान है, बोहेरियम है। देयर आर मल्टीपल टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रीन करने के लिए। इसी तरह रिपोर्ट नंबर ऑफ रिव्यूअर्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है जी। डबल रिव्यू प्रेफर्ड का मतलब होता है कि मिनिमम 2 रिव्यूअर्स जो हैं वो एक स्टडी को रिव्यू करें और उसकी बेस पे पैरामीटर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो आप बताएं जी, हम 2 रिव्यूअर थे, एक रिव्यूअर ए था एक रिव्यूअर बी था, उन्होंने स्टडीज़ को एनालाइज किया, उनके पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। नीचे हम पैरामीटर्स का डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वालिटी असेसमेंट ऑप्शनल बट टॉप टायर जनरल एक्सपेक्ट। डिफाइन हाउ यू असेस स्टडीज, रिस्क ऑफ बाइस, चेकलिस्ट स्कोरिंग, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ मेथड्स, रिपोर्टिंग कंप्लीटनेस। ये वो आप कह सकते हैं कि सब मेथड्स हैं या सब कुछ टेक्निक्स हैं जो इस क्वालिटी असेसमेंट के अंदर आप जो सेक्शन के अंदर रखते हैं। आपने रिस्क ऑफ बाइस एनालाइज किया है, प्रोबास को यूज़ किया है, क्वादास टूल को यूज़ किया है, या आपने कोई जेनेरिक टूल यूज़ करके रिस्क ऑफ बाइस को किया है मैयर। तो दिस डिपेंड्स अपॉन कि आपने किस तरह के टूल्स का यूज़ करके स्कोर किया है और उनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी को मैयर किया है एग्जिस्टिंग स्टडीज़ की। तो ये ऑप्शनल है, बट ये जो टॉप टायर जर्नल्स और कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके लिए आप कह सकते हैं कि ये एक प्लस पॉइंट है अगर आपने ये सेक्शन इंक्लूड किया होता है। डेटा एक्सट्रैक्शन, मेंशन हाउ डेटा वाज एक्सट्रैक्टेड, डेटा सेट यूज, एल्गोरिथम्स कंपेयर्ड विद एवोल्यूशन मैट्रिसेस। कौन कौन सा डेटा, मतलब कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स आपने एक्सट्रैक्ट किए, डेटा सेट्स के नाम और उनके नंबर ऑफ सैम्पल्स हर स्टडी के। इसी तरह एल्गोरिथम्स, उन स्टडीज़ के अंदर फ्रेमवर्क्स यूज़ हुए और उन स्टडीज़ के अंदर जो एवोल्यूशन पैरामीटर्स हुए उनको एक्सट्रैक्ट किया आपने। आमतौर पे एक एक्सेल फाइल, आप मेटा डाटा फाइल उसको कह सकते हैं, वो बनती है कोई 10, 15 या 20 पैरामीटर्स की। उसको फिर आप नैरो डाउन करते जाते हैं, जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं वो अपने आप लिटरेचर रिव्यू या इस सिस्टमैटिक रिव्यू पेपर के अंदर आप एडअप कर लेते हैं। सिंथेसिस मेथड्स, स्टेट हाउ यू समराइज रिजल्ट्स, नैरेटिव, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मेटा एनालिसिस, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि अगर आपने कोई क्वांटिटेटिव स्टडीज़ की हैं तो वो मेटा एनालिसिस में आ जाती हैं, कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है। नैरेटिव स्टडीज़ में आप क्वालिटी बेस्ड कर रहे होते हैं कि किसी ने रिपोर्ट किया है कोई पैरामीटर्स या किसी की एक्यूरेसी, डेटा सेट्स, नंबर ऑफ सैम्पल्स, उनको आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं। थीमेटिक सिंथेसिस, थीमेटिक के अंदर आप आमतौर पे डोमेन्स और सब डोमेन्स को ग्रुप कर रहे होते हैं। जैसे ML की डोमेन है और कोई DL की डोमेन से हैं, कोई जेनेटिव AI के डोमेन से हैं पेपर्स, तो उनको आपस में ग्रुप करके उनका टेबल्स, उनके पैरामीटर्स के टेबल्स बना के उनको एनालाइज कर रहे होते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस मेजर्स इनके अंदर यूज़ की गई हैं, डाटा सेट्स, नंबर ऑफ सैम्पल्स और फ्रेमवर्क्स वगैरह जो है अवेलेबल है। ठीक है जी। तो दीज आर दी 7 की कंपोनेंट्स ऑफ मटेरियल्स एंड मेथड्स सेक्शन। ठीक है जी। तो ये आपने जहन में रखने हैं और जब आपने लिखना है तो आमतौर पे इन कंपोनेंट्स को आपने एज अ हेडिंग एंड सब हेड या सब हेडिंग मटेरियल्स और मेथड्स की रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक सैम्पल मैंने आपको शो किया है, देखते हैं यहाँ पे नीचे देखें। सबसे पहला सेक्शन, इसका सब सेक्शन है मटेरियल्स एंड मेथड का, रिव्यू प्रोटोकॉल। कि आपने कौन सा रिव्यू प्रोटोकॉल फॉलो किया है,
स्ट्रेटजी जो है वो कौन सी, या जो जैसे ये सबसे पहला है रिव्यू टाइप, जैसे आप कहते हैं ये कौन सा रिव्यू है और किस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो की है। दिस रिव्यू फॉलोज द प्रिज्मा 2020 गाइडलाइंस। मैं ये आपको अनदर वीडियो के अंदर प्रिज्मा 2020 गाइडलाइंस पूरी बताऊंगा कि इसमें किस किस तरह की गाइडलाइंस अवेलेबल होती हैं, क्योंकि इट इज़ एन अनदर टॉपिक। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ यू कैन हैंडल योर पेपर और स्ट्रक्चर योर पेपर बाय फॉलोइंग द प्रिज्मा 2020 गाइडलाइंस, ठीक है। एंड किचन होम मेथोडोलॉजी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिव्यूज़, ठीक है। आमतौर पे प्रिज्मा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस अगर कोई पेपर्स हैं तो किचन होम मेथोडोलॉजी यूज़ होती है। ये वैसे मैंने कभी डिप्लॉय जो है वो यूज़ नहीं की, बट ये भी हम किसी वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिज्मा 2020 गाइडलाइंस। ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि ये कौन सी गाइडलाइंस हैं और किस तरह इसके थ्रू आप स्ट्रक्चर करते हैं अपने एक सिस्टमेटिक रिव्यू पेपर को। द प्रोटोकॉल वाज प्री डिफाइंड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। प्री डिफाइंड का मतलब ये है कि इसकी जो हेडिंग सब हेडिंग्स हैं प्रिज्मा 2020 गाइडलाइंस देता है कि इन सब हेडिंग्स और हेडिंग्स के अंदर आपने ये वाला डाटा जो है वो इंसर्ट करना है, उनको फॉलो करते हुए आप अपना डेटा जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सेकंड इसका आ गया सर्च स्ट्रेटजी। वी सिस्टमेटिकली सर्च 5 डिजिटल लाइब्रेरीज। ये मैं आपको ना सैम्पल बता रहा हूँ मटेरियल्स एंड मेथड्स का। तो इसका सेकंड जो सेक्शन है सर्च स्ट्रेटजी है। वी सिस्टमेटिकली सर्च 5 डिजिटल लाइब्रेरीज। ये लाइब्रेरीज के नाम हैं IEEE एक्सप्लोर, ACM एंड सो ऑन। और उसके बाद वो कहता है कि दी सर्च वाज लिमिटेड टू दी स्टडीज पब्लिश्ड बिटवीन 2015 एंड 2024। मतलब ये आमतौर पे ना ये जो सिस्टमेटिक रिव्यू है इसके अंदर आप थोड़ा सा स्पैम 5 साल से बढ़ा भी सकते हैं, 10 साल का भी रख सकते हैं, 15 का भी रख सकते हैं, 5 का भी रख सकते हैं, इसमें कंपल्शन नहीं है। बट जो लिटरेचर रिव्यू का सेक्शन आप इम्प्लीमेंटेशन बेस या नॉवल रिसर्च के अंदर अपनी रिसर्च के अंदर लिख रहे होते हैं, उसमें कोशिश करें कि 4 से 5 साल के से ज़्यादा पेपर पुराने ना हों। तो इसमें ये जो आपको 10 साल या आप कह लें कि 9 साल का जो डाटा है वो कह रहे हैं कि हम सिस्टमेटिक रिव्यू के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। इट इज़ एक्सेप्टेबल इन अ सिस्टमेटिक रिव्यू पेपर, ठीक है, क्योंकि इसमें आप अपनी कोई मेथोडोलॉजी या अपना कोई फ्रेमवर्क डिस्कस नहीं कर रहे, एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। द फॉलोइंग बुलियन सर्च स्ट्रिंग वाज अप्लाइड अडेप्टर पर डेटाबेस, ठीक है जी। अब देखें ये मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, टाइनी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, दीज आर दी लाइक बुलियन स्ट्रिंग। अब बुलियन स्ट्रिंग कैसे बनती है कि जैसे आप एक टर्म इधर से ले लें मशीन लर्निंग और एक टर्म इधर से ले लें मशीन लर्निंग स्मॉल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, दिस इज अ बुलियन स्ट्रिंग। या इनमें से आपने टर्म कंसिडर किया डीप लर्निंग और एक टर्म टाइनी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, दिस इज अ बुलियन स्ट्रिंग। तो इनमें से कोई एक, इन सब में से कोई एक स्ट्रिंग और इनमें से कोई एक स्ट्रिंग मिला के एक बुलियन स्ट्रिंग बन जाती है, जो आप बताते हैं कि हमने ये सर्च स्ट्रेटजी यूज़ की है टू फाइंड आउट द रेलिवेंट पेपर्स इन दिस स्पेसिफिक एरा। लाइक इस एक स्पैम के अंदर 9 से 10 साल के जो स्पैम है इसके अंदर हमने इन सर्च इस तरह की सर्च स्ट्रेटजीज का यूज़ किया है, ठीक है जी। अब फिर आपने इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताना है। आपने इंक्लूजन क्राइटेरिया सेपरेटली बताना है और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्ट की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में अपने प्रॉपर बताना है। तो पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स को इंक्लूड किया गया है जी। स्टडीज प्रपोजिंग और एवेलुएटिंग AI/ML बेस्ड फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, पेपर्स रिपोर्टिंग क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। तो ये इंक्लूजन क्राइटेरिया था। ये 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ये आपने अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग इसको सेट करना होता है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है जी? नॉन इंग्लिश पेपर्स। एक्सक्लूजन का मतलब ऐसी स्टडीज़ को हमने इंक्लूड नहीं किया अपने सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के अंदर। रिव्यूज़, एडिटोरियल्स, थीसिस, अनपब्लिश्ड प्री प्रिंट्स, कुछ पेपर्स प्री प्रिंट्स भी आपको नज़र आते हैं तो वो आप ना इंक्लूड करें तो अच्छी बात है। स्टडीज़ नॉट इन्वॉल्विंग AI और ML बेस्ड फ्रेमवर्क्स, उनको भी एक्सक्लूड किया है। स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या था जी? अच्छा, स्क्रीनिंग प्रोसेस में ना आमतौर पे
प्रिज्मा फ्लो डायग्राम होती है, वो भी एक आपको मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा और वो बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हमें जो सर्च रिजल्ट्स जो मिले थे इनिशियली वो इतने थे, और उसके बाद उसमें से डुप्लीकेशंस थी, मिलते जुलते पेपर्स को निकाल के, और कुछ जो सर्च स्क्रीनिंग क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया, और एट दी एंड हमारे पास कितने पेपर्स बचे, जो 72 पेपर्स, वो एक प्रिज्मा फ्लो डायग्राम के थ्रू हम एट दी एंड बताते हैं कि जो हमने कंसीडर किए हैं वो कितने टोटल नंबर ऑफ पेपर्स थे इनिशियल सर्च रिजल्ट से लेके, और डिफरेंट एक्सक्लूजन क्राइटेरियाज को फॉलो करते हुए एट दी एंड हमारे पास स्टडीज़ कितनी, और उसके बाद फिर हम फर्दर एनालिसिस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस उन स्टडीज़ पे करते हैं जो हमने सेलेक्ट की होती हैं। ठीक है जी, तो दिस इज स्क्रीनिंग प्रोसेस। एंड नेक्स्ट इज डेटा एक्सट्रैक्शन, स्ट्रक्चर्ड डेटा। आप देखें ये जो सिलेक्टेड पेपर्स हैं उनसे अब हम डेटा एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, ये ज़हन में रखनी बात। दिस इज़ द की पॉइंट कि आपने सेलेक्ट कर ली हैं स्टडीज़, अब आप क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सट्रैक्शन उनसे कर रहे हैं। ये वाले जो इनिशियल थे उनमें से नहीं, जो सर्च रिजल्ट्स थे या डुप्लीकेशन या शुरू में आपको मिले हैं, फुल टेक्स्ट स्क्रीनिंग आपने की है और 210 पेपर थे, वो आपने कर लिए, डाउनलोड कर लिए, बट आपने फाइनली जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए पेपर सेलेक्ट किए वो 72 थे। तो इसका मतलब है डेटा एक्सट्रैक्शन जो है वो इनसे होगी। ठीक है, वो 72 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपके डोमेन के ऊपर कितने पेपर्स जो आपको मिले हैं और उसमें से आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किस तरह का डिटरमिन किया हुआ है। वो 40 पेपर भी हो सकते हैं, वो 35, वो 18 पेपर भी हो सकते हैं, वो 100 पेपर भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर डोमेन। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो आप लिखेंगे कोई पेपर तो वो 72 पेपर ही आपने सेलेक्ट करने। दिस नंबर इज़ नॉट फिक्स्ड, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द डोमेन और अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन्ड आर्टिकल्स के नंबर ऑफ स्क्रीन आर्टिकल्स कितने हैं और उसमें रेलिवेंट मोस्ट रेलिवेंट कितने हैं। ठीक है जी, स्ट्रक्चर डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म वाज यूज्ड। अब डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म वाज यूज, आप कह सकते हैं कि एक हमने एक्सेल शीट बनाई जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ पैरामीटर जो हैं वो 15, 20 या 12 या 10 जो है ये वाले हर पेपर से निकाल लें। पब्लिकेशन, ईयर, वेन्यू, कंट्री, डेटा सेट यूज, मॉडल, एल्गोरिदम, ये हर पेपर में अवेलेबल होंगे। तो आपने मोस्ट रेलिवेंट पेपर में से ये चीज़ें निकालनी और उनकी समरी अपने पेपर में भी दे देनी है इस तरह के टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो ये पैरामीटर इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ भी एक एग्जाम्पल भी। हम नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिटी असेसमेंट। क्वालिटी असेसमेंट में आप बताते हैं कि इन पेपर्स के अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिटरमिन किए हुए हैं इन स्टडीज़ ने, इनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल भी है कि नहीं है, जैसे कोड अवेलेबिलिटी के बारे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि नहीं। डाटा सेट यूजेज का ट्रांसपेरेंसी का मतलब है कि उन्होंने बताया है कि कहाँ से लिया गया है और कितने नंबर ऑफ सैम्पल्स थे, ताकि उसको ट्रैक किया जा सके। कंप्लीटनेस ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, और परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग की कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि जो आपका कोड अवेलेबिलिटी है और इन सारी चीज़ों से मिलके परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग जो है वो इनकी कंप्लीट होती है। और आप कह सकते हैं कि एक्चुअल में जो रिजल्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिटरमिन किए गए हैं कि नहीं है, जो परफॉर्मेंस मेजर यूज़ होने चाहिए थे वो हुए गए कि नहीं, हुए हैं कि नहीं है। तो डिस्कशन ऑफ लिमिटेशंस, उन्होंने लिमिटेशंस, गैप्स वगैरह को या फ्यूचर वर्क को डिस्कस किया हुआ है कि नहीं। तो इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तो इस तरह फिर आपने जो है वो इनकी क्वालिटी असेसमेंट जो है वो करनी है। ठीक है, और उसके बाद डेटा सिंथेसिस। फिर उसने कहा जी स्टडी स्कोरिंग लेस देन 3 वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दी सिंथेसिस। अच्छा, फर्दर 72 में से अगर अपने क्वालिटी असेसमेंट के बाद भी अगर इन में से कोई किसी स्टडी का लेस देन 3 मार्क्स आते हैं इन में से, तो इसका मतलब है वो उसको भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। बाद में उसकी डेटा सिंथेसिस, डेटा सिंथेसिस का मतलब ये है कि उसके डाटा को के ऊपर कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या कोई क्वांटिटेटिव बेस्ड स्टडीज़ जो हैं वो की जाती हैं, कोई क्वांटिटेटिव मेजर्स की जाती हैं। वो भी हम एक इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गेटिंग लॉन्गर। तो दीज आर दी सेक्शंस। ये रेफरेंसेस जो है ये तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल दिए गए, ये आमतौर पे पेपर के एंड पे ही ये सेक्शन होता है रेफरेंसेस का। तो यहाँ पे आप देखें, अगर क्रिटिकल नोट्स में देखें कि क्रिटिकल नोट्स में सिस्टमेटिक रिव्यू के जो पेपर्स होते हैं, आम तौर पे सिस्टमेटिक रिव्यू में मिनिमम 50 से 200 पेपर्स
आप इनिशियली स्क्रीन करते हैं और उसकी बेस पे फिर आप इंक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन करके उनको क्या करते हैं, फर्दर जो है वो सॉर्ट आउट करते हैं या फाइनलाइज करते हैं। मिनिमम 25-30 पेपर्स तो फाइनलाइज आप करते ही करते हैं एट द एंड, बट इनिशियली जो स्क्रीन पेपर आप करते हैं मिनिमम 50 और मैक्सिमम 200 प्लस पेपर भी आप कर सकते हैं स्क्रीन। और जनरल स्कोपिंग रिव्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा लॉन्गर होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसलिए वो 100 से 300 पेपर्स, उनमें कुछ ज़्यादा क्वान्टिटेटिव स्टडीज़ या सिंथेसिस वगैरह नहीं हो रही होती, जस्ट जो है गैप्स वगैरह डिस्कस किए जा रहे होते हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा पेपर्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक है जी। तो इन अ सिस्टमैटिक रिव्यू द नंबर इज़ डिफरेंट। अब ये जो नंबर्स है ना ये भी कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये रूल ऑफ थंब ही है। तो द नंबर इज़ ड्रिवन बाय द सर्च रिजल्ट्स, जो आपके सर्च रिजल्ट्स हैं, जो आपकी डोमेन है उससे रिलेटेड, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, नॉट बाय द प्रेफरेंस। ठीक है जी। जो आपने सर्च टर्म्स यूज़ की, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया डिफाइन किया, तो ये वेरी कर सकते हैं जो नंबर बताए गए हैं। ठीक है जी। तो दिस इज़ इट। एंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन। ये मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन है, ये मेथड्स का सेक्शन है। इसमें सर्च स्ट्रेटजी और सिलेक्शन, स्टडी सिलेक्शन एंड सर्च स्ट्रेटजी बताई हुई है उन्होंने अपनी, कि किस तरह के टर्म्स का हमने यूज़ किया और किस तरह हमने किन किन प्लेटफॉर्म से ये सर्च किया है, और उसके अंदर कोई फिगर्स वगैरह या डायग्राम्स वगैरह बना के भी इंक्लूड की हुई हैं। और मैश टर्म्स कहते हैं मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्स, और जो मेडिकल टर्म्स होती हैं जैसे कि मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स, मेडिसन, दीज आर दी मैश टर्म्स, उनको मिला के विद एआई और मशीन लर्निंग की टर्म्स के साथ यूज़ किया जाना। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, लैंग्वेज कंसिडरेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस, दीज आर दी सब like we can say that सब हेडिंग्स ऑफ दी रिव्यू। मटेरियल्स एंड मेथड्स का जो हेडिंग है उसकी सब हेडिंग्स है। तो यहाँ पे वो कहता है 120 पेपर हमने सेलेक्ट किए, ये सारा कुछ कर करा के। ठीक है। तो बाद में उनके जो एक मेटा डाटा फाइल बनाई होती है वो यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। ठीक है। इस मेटा डाटा फाइल को प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि ईयर, ऑथर, टॉपिक, डेटा सेट, रिजल्ट्स वगैरह को डिस्कस किया गया है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप देखेंगे तो हर किसी ने रिव्यू के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा डाटा फाइल्स बनाई होती हैं। ये कोई इसमें ना मतलब एक रूल ऑफ थंब नहीं है कि इस तरह ही आपने पैरामीटर्स के नेम या कॉलम्स के नेम यही रखने हैं या यही एक्सट्रैक्ट करने हैं। आप 20 से 25 पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो मोस्ट रेलिवेंट होते हैं आप उनका एक टेबल इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है जी। तो दिस वन एंड दिस इज द प्रिज्मा फ्लो डायग्राम, वी विल डिस्कस इस इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। और ये एक था आज की वीडियो में मटेरियल्स एंड मेथड्स का सेक्शन, कि आप अपने रिव्यू पेपर के अंदर मटेरियल्स और मेथड्स का सेक्शन जो है वो किस तरह इंक्लूड करते हैं और एक सिस्टमेटिक तरीके से किस तरह उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।